किसी भी एक लाइन में आपको कहीं डाउट है? दीज आर द 6 केसेस वेयर मेहनत किया हुआ व्यक्ति अपना पैसा क्लेम कर सकता है अंडर क्वांटम मेरिट। इज दैट ओके? यस बच्चों, रिस्पांस दो जरा, पढ़ने के लिए बोला था मैंने। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? ओके, तो लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स एंड बच्चे ये यूनिट खत्म हो जाएगा अपना। जरा पढ़ो क्या लिखा है। एग्जाम्पल 1, एक्स रॉन्गफुली रिवोक्ड। रिवोक्ड मतलब कैंसल्स, गलत, जानबूझ कर रॉन्गफुली रिवोक्ड वाइज। वाई कौन है? उसका एजेंट है। वाइज अथॉरिटी बिफोर वाई कुड कंप्लीट हिज ड्यूटीज। बच्चों इसमें एक्स कौन है? प्रिंसिपल पर्सन। उसने एक एजेंट अपॉइंट किया है वाई नाम का, उसको कुछ अथॉरिटी दी है उसने काम करने की, एंड वाई अपना काम पूरा करे इसके पहले ही एक्स ने उसको एजेंट से निकाल दिया कि तुम मेरे एजेंट नहीं हो अभी। वाई अपना पूरा काम कंप्लीट करता उसके पहले उसको निकाल दिया। तो आपको लगता नहीं वाई ने जितनी मेहनत की होगी उतना पैसा लेने का उसको हक है? पहले ये बताओ। तो बच्चों वही लिखा है देखो, एक्स wrongfully revoked वाइज यानी कि हिज एजेंट अथॉरिटी बिफोर वाई कुड कंप्लीट हिज ड्यूटीज। हेल्ड मतलब जजमेंट क्या आया? वाई कुड रिकवर एज क्वांटम रूट फॉर द वर्क ही हैज डन and the expenses he has incurred in the course of his duties as an agent। तो एजेंट के तौर पर उसका जो भी मेहनत का पैसा है प्लस उसने जो भी खर्च किया था वो सब लेने का उसको हक है अंडर क्वांटम मेरिट। आई होप एग्जाम्पल 1 इज कंप्लीटली क्लियर। रिस्पॉन्स देते चलो बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2, X agreed to deliver 100 bales of cotton to B at a price of rupees 1000 per bale। बच्चों 1000 पर बेल के हिसाब से ए ने 100 बेल्स ऑफ कॉटन बी को सप्लाई करने हैं। द कॉटन बेल्स वेर टू बी डिलीवर्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट, यानी एक इंस्टॉलमेंट कितने का होगा? एक इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में देना है ना, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने बेल्स ऑफ कॉटन का होगा? 50। तो बच्चों हुआ भी देखो क्या, ए डिलीवर्ड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ए ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिलीवर कर दिया 50 बेल्स ऑफ कॉटन का, बट फेल टू सप्लाई द सेकेंड। लेकिन सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है ना 50 बेल्स ऑफ कॉटन का, वो उसने सप्लाई नहीं किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो बच्चों इसमें बी को ऑलरेडी मिला है कि नहीं 50 बेल्स? बी को ऑलरेडी 50 बेल्स मिला है कि नहीं? क्या उसका पैसा ए रिकवर कर सकता है? क्या ए बी से 50 बेल्स का पैसा रिकवर कर सकता है क्या? कर सकता है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ क्या बोलो? क्वांटम मेरिट। ठीक है बाबा, मैंने 50 बिल्स तेरे को सप्लाई नहीं किया सेकंड इंस्टॉलमेंट, लेकिन पहला 50 बिल्स जो सप्लाई किया उसका तो दे। एंड बच्चों ए यहाँ पर क्लेम कर सकता है एंड बी को देना ही पड़ेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50 बैग्स का पैसा उसे ए को देना ही पड़ेगा। ए यहाँ रिकवर करेगा अंडर क्वांटम मेरिट, भले ही ए की गलती हो। बच्चों कुछ समझ में आया किसकी गलती थी इसमें? इसमें किसकी गलती थी? ए की गलती थी ना। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट लमसम था कि डिविजिबल था? कॉन्ट्रैक्ट लमसम था कि डिविजिबल था? आपको क्या लगता है ये डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट था कि लमसम? बच्चों सरप्राइजिंग बात सामने नजर आई आपको? यहाँ ए की गलती होने के बाद भी ए सप्लाई किए गए 50 बिल्स का पैसा ले सकता है, ले सकता है कि नहीं?
जबकि उसका ही फॉल्ट था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने का। एंड ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या था बोलो, डिविजिबल। क्लिक हुआ बच्चों? ओके, चलो आगे। बच्चों वी हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर 5। ओके, अब मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यानी सीए के इंस्टीट्यूट मटेरियल की अगर बात करूं, तो अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है। एंड बच्चों यूनिट नंबर 6, जिसमें हम दो प्रकार के टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में, एकदम डिटेल में। एक है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड दूसरा है कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों उसके लिए मुझे जो नोट्स चाहिए यूनिट नंबर 6, जरा 2 मिनट दे दो। आपके स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर में आ जाएगा वो, ठीक है? देखो जरा। हाँ बच्चों, आपके स्क्रीन पर आ गया यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 दिखाई दे रहा है सबको? यस? ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों इसमें हमें दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने हैं, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स। बच्चों मैं क्या करता हूँ, वैसे अगर लाइन से जाए अगर हमें, तो हमें पढ़ना है पहले कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन मैं थोड़ा प्रायोरिटी दे रहा हूँ पहले कॉजी कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है? हम एक काम करते हैं, पहले कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ लेते हैं, उनके टाइप्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में हम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर आएंगे। आई होप यू डोंट माइंड दिस। मैं सिर्फ सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ, पढ़ना तो पूरा है हमको, बरोबर है? फर्स्ट आई विल गो विथ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स की एक बेटर आइडिया आपको पहले से ही है। आपको याद होगा यूनिट 1 में हमने कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा था कि नहीं बच्चों? इफ आई आस्क यू व्हाट इज कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स, कैन यू डिफाइन, कैन यू से समथिंग अबाउट कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स? एनी एग्जांपल? फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज falls under express contract or implied contract? Yes, in fact it is not actual contract, it is obligation imposed by law। याद है? ये लॉ इंपोज करता है ऑब्लिगेशन। किसी व्यक्ति के ऊपर जब लॉ ऑब्लिगेशन इंपोज करता है कि देखो भैया तुमको ये करना है, बराबर है, तो बच्चों समझ जाने का कि वहां पर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स का निर्माण हो गया है। बच्चों अगर मैं ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, तो बच्चों ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में होता है, बाकायदा दोनों ऑफर एक दूसरे को ऑफर देते हैं, मतलब एक ने ऑफर दिया, एक एक्सेप्टेंस देगा, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा, फिर वो एग्रीमेंट में बच्चों आपका कोई लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होगा, यानी इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा, एंड बच्चों वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा।
उसको हम एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ओके, जिसको दो लोग मिलकर बनाते हैं। लेकिन बच्चों जब हम कॉजी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि इन रियलिटी, इन रियल सेंस, दे आर नॉट एक्चुअली द कॉन्ट्रैक्ट्स। ये वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो दो लोग मिलकर बनाते हैं। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो अपने आप बन जाता है। इसे दो लोग मिलकर नहीं बनाते हैं, ये अपने आप तैयार हो जाता है। एंड इसको तैयार करता कौन है? लॉ। लॉ अपने तरफ से कोई ऑब्लिगेशन पार्टीज के ऊपर डाल देता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है। लॉ लॉ इम्पोज करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा लॉ ने मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज कर दी, तो बच्चों कॉजी कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया अपने आप। अब जैसे कि मैंने जब पूछा तो ऋषभ ने फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का एग्जांपल दिया। तो मुझे ये बताओ ऋषभ, अगर आपको राह चलते कोई गुड्स मिल गया, तो किसी का भी वो गुड्स हो, तुमको मालूम नहीं, एक्स वाई जेड है कि नहीं, बट आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ऋषभ? राह चलते तुमको गुड्स मिल गया, तो आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई? कि मैं, अच्छा आप टाइप कर रहे हैं, टू डिलीवर द गुड्स टू द ओनर। वेरी गुड। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मैं इस गुड्स के मालिक को ढूंढ कर उसको ये गुड्स हैंड ओवर करूं, क्योंकि ये सामान मेरा नहीं है, ये तो मुझे मिला है। तो ये बच्चों किसी ने आके बोला है क्या ऋषभ आपको कैसा करना है? जिसका भी सामान गिर गया था उसके साथ कभी बैठ के एग्रीमेंट किए थे क्या ऐसे? नहीं बच्चों, ये कहीं ना कहीं लॉ ने हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन डाल दिया कि देखो बाबा, कहीं गुड्स पड़ा हुआ मिले, वो तुम्हारा नहीं है पहली बात तो, वो किसी और का है। तो उसको ढूंढ कर उसको गुड्स उसके पास पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अचानक बच्चों आप देख रहे हो, एक कॉजी कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया मेरे एंड उस अननोन आदमी के बीच में, जिसका ये सामान है, जिसको मैं पहचानता भी नहीं हूँ। उसके और मेरे बीच में अचानक एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप शुरू हो गया। एंड ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, ये हमने शुरू नहीं किया, ये लॉ ने हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया। तो बच्चों कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नथिंग बट दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन रियल सेंस, बट दे आर एज गुड एज कॉन्ट्रैक्ट्स। हम बोलते हैं ना, ये मेरा भाई है और ये मेरे भाई जैसा है, फर्क पड़ता है कि नहीं बच्चों? अगर मैं कहता हूं ये मेरा भाई है, मतलब ये रियल कॉन्ट्रैक्ट है। एंड ये व्यक्ति मेरे भाई जैसा है, मतलब भाई नहीं है, लेकिन भाई जैसा है, मैं इसको भाई मानता हूं। लॉ भी यही कहता है कि ये जो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये भाई जैसा है, भाई नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके, तो बच्चों आर यू गेटिंग माय कॉन्सेप्ट क्लियरिंग ऑन दिस कॉजी कॉन्ट्रैक्ट? मैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट पे, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? हेलो। ओके स्टूडेंट, सो एक काम करते हैं, पढ़ते हैं, एंड फिर बच्चे इसके बाद इमीडिएटली हम टाइप्स ऑफ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने को स्टार्ट करते हैं, जिसमें से बच्चों आधे से ज्यादा तो रिवीजन होगा आपका, क्योंकि आप बहुत सारा पढ़ चुके हो उसमें से ऑलरेडी। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 वगैरह में थोड़ा बहुत आइडिया आप ले चुके हो। इसलिए मैंने पहले कॉजी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने को चालू किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये आपको आसानी से समझेगा पहले। ओके, कॉन्सेंट्रेट। A valid contract must contain certain essential elements. बच्चों if you remember what essential elements of valid contract, कौन से सेक्शन में हमने पढ़ा था? Essential elements of valid contract, यूनिट नंबर 1, सेक्शन 10। वेरी गुड, क्या बात है, वाओ, परफेक्ट। A valid contract must contain certain essential elements such as offer and acceptance, capacity to contract। देखो आपके टॉपिक शुरू हो गए हैं, कंसिडरेशन एंड फ्री कंसर्न।
बच्चों इन सब से बनता है आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, रियल कॉन्ट्रैक्ट, है कि नहीं? बट समटाइम्स द लॉ इम्प्लाइज, देखो लॉ इम्पोज कर रहा है, पार्टीज नहीं, लॉ इम्पोज कर रहा है, लॉ इम्प्लाई कर रहा है। A promise imposing obligation on one party and conferring right in favor of other, even though, even when there is no offer, no acceptance, no genuine consent, lawful consideration, etc. And in fact, neither agreement nor promise. यानी बच्चों क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो विदाउट एग्रीमेंट बनता है, क्योंकि एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में होता है। यहाँ दो लोगों का एग्रीमेंट हुआ ही नहीं बच्चों, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। देखो, ओके, सच केसेस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन द स्ट्रिक्ट सेंस, बट कोर्ट रिकॉग्नाइज देम एज, कोर्ट इनको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को बच्चों और एक नाम से बुलाता है। आपको लगता नहीं बच्चों ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, 2-3 लेक्चर पहले? कोर्ट रिकॉग्नाइज देम एज व्हाट? रिलेशंस रिसेंबलिंग दोज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। रिसेंबलिंग मतलब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में जो भी रिलेशनशिप आता है, लॉफुल रिलेशनशिप, सेम टू सेम यहां पर भी फॉलो किया जाएगा, यानी एनफोर्सेबल होगा। ओके, उसके जैसा। एंड एनफोर्सेस देम एज इफ दे वर कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड इसे उसी तरह से एनफोर्स किया जाएगा जैसे बच्चों ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होता है। हेंस द टर्म क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, रिसेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, even in the absence of contract, certain social relationship give rise to certain specific obligation to be performed by certain person. These are known as quasi contracts, as they create same obligation as in the case of regular contract. बच्चों अभी नेक्स्ट लाइन जो पढ़ूंगा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क करके रखो। quasi contracts are based on the principle of, चलो बच्चों बताओ, quasi contracts are based on the principles of what? Equity, justice and good conscience। ये तीन प्रिंसिपल के बेस पर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स का बेस तीन प्रिंसिपल्स है, कौन से तीन प्रिंसिपल्स हैं? तो इक्विटी यानी इक्वालिटी, जस्टिस बराबर है, एक समान सबको न्याय मिलना, एंड गुड कंसाइंस विथ गुड मोरल्स। A quasi or constructive contract rests upon the maxims: no man must grow rich out of another person's loss। यानी बच्चों किसी का, आपका लॉस करके मैं अननेसेसरी रिच नहीं बन सकता, गलत हो जाएगा। आपको समझ में आया क्या बच्चों? मुझे मालूम है कि ये सामान आपका है तो मुझे आपको दे देना चाहिए, बट मैं आपको सामान न देकर इफ आई एम एंजॉइंग दैट, तो इसका मतलब किसी का लॉस करके मैं एंजॉय कर रहा हूं। तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का ये जो बच्चों आइडिया है वो ये कहता है कि हम किसी और के लॉस पर हम रिच नहीं हो सकते। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट हो तैयारी सकते, का साथी है कि नहीं? किसी का बहुत बड़ा लॉस हो गया, उससे हम रिच नहीं बन सकते, पॉसिबल नहीं है। हमें मालूम है कि आई एम फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, तो आई मस्ट
try to find out owner and try to give that goods to him. उसका goods मैं enjoy नहीं करूं, गलत हो जाएगा. It will be against good conscience. ओके तो बच्चों ये बहुत सारी चीजें हैं सपोर्टिंग में कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स के एंड एग्जाम में पूछी जाती हैं बच्चों, ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा. सो एग्जाम्पल 1 पढ़ो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का शायद कुछ एग्जाम्पल, या ऊपर हमने जो पढ़ा मैक्सिम लैटिन टर्म, पढ़ो क्या लिखा है. टी अ ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट सीज हाउस बाय मिस्टेक. बच्चों टी जो बिजनेसमैन है कि नहीं, उसने गलती से अपना सामान सी के घर में रख दिया. अब बच्चों टी ने जब गलती से सामान सी के घर में रख दिया तो सी क्या वो सामान को अपना समझने लगेगा क्या? क्या वो सामान अपना हो जाएगा क्या? नो. लेकिन हुआ क्या देखो, सी ट्रीट्स द गुड्स एज हिज ओन. एंड हुआ क्या, सी ने ये गुड्स को अपना मान लिया, यूज भी कर दिया. अब बच्चों सीधी बात है, जब सी ने गुड्स को यूज कर दिया तो आपको लगता नहीं सी की लाइबिलिटी है उस गुड्स के पे करने का टी को? इफ यू हैव यूज्ड इट पे फॉर इट. पहली बात तो सामान आपका था नहीं, आपको यूज करना नहीं चाहिए था, एंड जब यूज कर ही दिया है तो आपको उस गुड्स का पेमेंट टी को करना पड़ेगा. अब बताओ टी ने सी को क्या कोई गुड्स बेचा क्या? दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ क्या? कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बच्चों सी का ऑब्लिगेशन आ गया कि नहीं पेमेंट करने का? सी के ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया कि नहीं पेमेंट करने का, क्योंकि उसने गुड्स यूज कर लिया. ये ऑब्लिगेशन सी के ऊपर किसने डाला, टी ने या लॉ ने? यानी बच्चों इनडायरेक्टली टी एंड सी के बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया, जबकि दोनों ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं था आपस में, तो भी एक कॉन्ट्रैक्ट बीच में तैयार हो गया इनके. एंड बच्चों उसी को नाम हम क्या देते हैं, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट नाउ. आई होप आपको कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल समझ में आ रहा है. बच्चों एक और एग्जांपल है देखो, ए पेज सम मनी टू बी बाय मिस्टेक. ए ने बी को गलती से कुछ पैसे दे दिए, जबकि ए को पैसे किसको देने थे, सी को. ए को पैसे देने थे सी को, लेकिन ए ने गलती से वो पैसे बी को दे दिए. तो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, चलो बोलो. बी के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन आएगा? कि उसको मिला हुआ पैसा उसने ए को रिफंड कर देना चाहिए, कि गलती से उसके पास वो पैसा चला गया. तो बच्चों ये बी का कर्तव्य है कि उसने वो पैसा वापस दे देना चाहिए. अब बच्चों क्या बी एंड ए के बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ था क्या कि मैं गलती से पैसा दूंगा तुम रिफंड दे देना? नहीं. लेकिन बच्चों सरकमस्टेंसेस ये बताता है कि ए के ऊपर ऑब्लिगेशन, सॉरी बी के ऊपर ऑब्लिगेशन आया कि नहीं, कि उसे गलती से पैसा मिला है तो उसे देना है. तो ये देना है, ये ऑब्लिगेशन उसके ऊपर लॉ ने डाल दिया है. आप एंजॉय नहीं कर सकते ना किसी और का पैसा, किसी और के लॉस पर आप रिच कैसे बन सकते हैं? इसका मतलब यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस. नो मैन कैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन्स लॉस. अब यहाँ पर बच्चों बी अगर रिफंड नहीं देता ए को, तो बच्चे इसका मतलब बी इज ट्राइंग टू बिकम रिच, किसको लॉस में डालकर? तो बच्चों ये लॉ अलाउ नहीं करेगा, इसलिए लॉ ने कॉजी कॉन्ट्रैक्ट जैसा कॉन्सेप्ट बच्चों लाया है. ओके, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम क्यों लाया बच्चों, समझ में आ गया सबको? एंड नाउ बच्चों वी हैव एग्जांपल नंबर 3. ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जांपल नंबर 3. अ फ्रूट पार्सल इज डिलीवर्ड. बच्चे एक फ्रूट पार्सल आया था, इज डिलीवर्ड अंडर मिस्टेक टू आर, who consumes the fruit thinking them
एज बर्थडे प्रेजेंट। बच्चों कुरियर वाले ने एक फ्रूट पार्सल गलती से डिलीवर कर दिया आर को, एंड आर ने वो फ्रूट खा भी लिया, कंज्यूम कर लिया, ये सोच के कि ये मेरा बर्थडे प्रेजेंट किसी ने भेजा होगा। अब बच्चों जब आर को फ्रूट्स मिला, फ्रूट पार्सल मिला, एंड आर को ये पता नहीं कि किसने भेजा है, तो बच्चों पहली बात तो आर के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो पार्सल रिटर्न कर दे या तो वो फ्रूट का पेमेंट कर दे, है कि नहीं? हेलो। या तो रिटर्न कर दे या तो बच्चों अगर वो फ्रूट कंज्यूम कर रहा है तो उसका पेमेंट कर दे। बच्चों मैं बोलता हूँ चाहे वो पार्सल रिटर्न कर दे या फ्रूट के लिए पेमेंट करें, ऑब्लिगेशन आया कि नहीं आर के ऊपर? दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, although there is no agreement between R and true owner, yet he is bound to pay as the law regarded as, क्या बोलो, quasi contract। बच्चे एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, मैंने पता नहीं बताया था कि नहीं, पिज्जा वाला एग्जांपल बताया था आप लोगों को, पिज्जा वाला एग्जांपल। पिज्जा खाया हो? I have given such type of example, pizza। ओके बच्चों जरा ध्यान दो, मैं और राहुल सर है ना नेबर्स है, मान लो, हाँ, बच्चों मैं और राहुल सर है नेबर्स हैं। अच्छा यस बोल रहे हैं बहुत बच्चे, मतलब मैंने दिया हुआ है, फिर भी एक बार सुन लो। बच्चों जैसे कि मैं और राहुल सर नेबर्स हैं, आजू बाजू में घर है हमारा। राहुल सर ने क्या किया बच्चों, कुछ पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा हट को पिज्जा ऑर्डर किया, और वो पिज्जा हट का जो बॉय है ना, डिलीवरी बॉय, वो बच्चों पिज्जा लेके आया, लेकिन गलती से उसने मेरे घर का बेल बजाया, डोर बेल बजाया। मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा कि पिज्जा आया है, तो बोलते सर आपका पिज्जा है, मैंने बोला अच्छा लाओ, और बच्चों पिज्जा लेके ओपन करके मैं उसके सामने खा गया। नाउ दैट पर्सन इज वेटिंग फॉर द मनी। अब बताओ, मैं खा गया तो मैंने पूछा कि ये पिज्जा किसको डिलीवर करना था, तो बोलते राहुल सर को। मैंने बोला राहुल सर मैं नहीं हूँ, बाजू वाला है, उससे जाके पैसे ले लो, चलेगा क्या ये? बच्चों वो डिलीवरी बॉय है ना, वो मेरे गाल पर दो डिलीवरी करके दे देगा। वो क्या बोलेगा, पिज्जा आपने खाया ना, चलो तुम पैसा निकालो। सिर्फ बच्चों डिलीवरी बॉय ही नहीं, लॉ मुझे आके बोलेगा कि गिरीश अगर तुमने पिज्जा खाया, तुमने भले ऑर्डर नहीं किया हो, बट जब पिज्जा आया है ना, आपने पिज्जा खा लिया, तो नाउ यू पे फॉर इट, दैट्स ऑल। मैंने बोला अरे मैंने कब मंगाया था, अरे तूने मंगाया नहीं लेकिन खा तो लिया ना। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट नाम का कोई चीज है कि नहीं? तो बच्चे यहाँ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मेरे बीच में एंड पिज्जा बॉय के बीच में तैयार हो गया, एंड बच्चों मुझे उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा, इवन दो देर वॉज नो ऑफर, नो एक्सेप्टेंस। बरोबर है, हमने कोई एग्रीमेंट नहीं की थी, लेकिन फिर भी हमारे बीच में कॉजी कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया। तो बच्चों दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट, आपको समझना पड़ेगा। एंड बाद में बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स की आइडिया आपको लेनी पड़ेगी। अगर 5 to 6 टाइप्स ऑफ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स हम अगर पढ़ लेते हैं, तो बच्चों पूरा ये आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा। सो क्या है देखो, नोट्स में ध्यान दो। These relations are called as quasi-contractual obligation. In India, it is also called as certain relations resembling those created by contracts। बच्चों ये लाइन मैं तो चाहूंगा कि जल्दी बोलता नहीं हूं, लेकिन मैं तो बोलूंगा अभी यहाँ पर कि आप इसे बाय हार्ट करके रखो। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स को हम और एक नाम से बुलाते हैं इंडिया में, बोलो क्या? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स को हम और एक नाम से बुलाते हैं,
सर्टन रिलेशंस रिसेम्बलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स। ये लाइन देख रहे हो सब लोग? हमारे इंडिया में कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स को और एक बहुत ही स्पेशल सेंटेंस से बुलाया जाता है, सर्टन रिलेशंस रिसेम्बलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स। ये लाइन को एकदम हाईलाइट करके रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट, नाउ व्हाट आर द salient फीचर्स ऑफ quasi कॉन्ट्रैक्ट? quasi कॉन्ट्रैक्ट के salient फीचर्स क्या हैं? ओके लेट्स स्टार्ट। 1, in the first place, such right is always right to money and generally, though not always, to a liquidated sum of money। बच्चों, ये जब मैंने पढ़ा, जरा बताओ कुछ क्लियर हुआ क्या? सीरियसली बोलना। जब मैंने सैलिएंट फीचर्स पढ़ा कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का, ए हॉनेस्टली बोलो, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अभी शंकर ने नहीं बोल दिया, कोई ट्राई करेगा क्या लिखा है? बच्चों मैं क्यों पूछ रहा हूं मालूम है? लिक्विडेटेड डैमेजेस मैंने पढ़ा है ना आपको, इसके लिए, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू। बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था कि जब पिज्जा बॉय ने मुझे पिज्जा डिलीवर किया एंड मैं खा गया, तो अब उसके बदले क्या मैं उसको पिज्जा दे दूं क्या? पिज्जा के बदले पिज्जा, ये ले बाबा तेरा पिज्जा वापस, ऐसा होगा क्या? नहीं। मुझे अब पिज्जा के बदले क्या देना होगा? उस पिज्जा का जो भी मॉनेटरी वैल्यू है वो देना पड़ेगा, यस और नो? यानी बच्चों, मैंने जब पिज्जा खाया, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का था वो, तो 100 रुपीज मुझे देना है, ये फिक्स हो गया कि नहीं? उसे 100 रुपीज मनी देना है, ये फिक्स हो गया। तो बच्चों जो देना फिक्स हो जाता है उसी को तो लिक्विडेटेड बोलते हैं हम लोग, लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो बच्चों यहाँ पर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में जब सामने वाला कुछ आपसे क्लेम करता है, तो इट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, एंड ऐसा मनी विच इज प्री फिक्स्ड, पहले से ही मालूम होता है कितना देना है। इज दैट ओके? अब बोलो, पॉइंट एक क्लियर हुआ? आई वांट सीरियस आंसर फ्रॉम यू। यस। सेकंड, सेकंड मीनिंग क्या पढ़ते हैं बच्चों? देखो, सेकेंडली, it does not arise from any agreement of the parties concerned, but it is imposed by the law। Do you agree with this line? ये तो मेन लाइन है अपना कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का, इसमें तो आप नो लिख ही नहीं सकते। यहाँ अगर कोई नो लिखा तो मार खाएगा अभी। पॉइंट नंबर बी मुझे लगता है सबको समझ में आ ही गया होगा, सवाल ही नहीं। इज दैट ओके? क्या अभी भी डाउट सेकेंड लाइन में? बच्चे ये कोई ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं कि लोग एग्रीमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट करें। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एग्रीमेंट से अराइज नहीं होता है, ये तो लॉ हमारे ऊपर इम्पोज करता है, ऑब्लिगेशन है कि नहीं? लॉ के तरफ से पहल होती है कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, हम नहीं पहल करते। एंड तीसरा बच्चों, तीसरा साइलेंट फीचर्स क्या है देखो, इट इज राइट विच इज अवेलेबल नॉट अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड but against particular person or persons only, so that in this respect it resembles contractual right। बच्चों आई थिंक आपका फर्स्ट एग्जाम हुआ था, तो कुछ बच्चों ने मुझे डाउट पूछा था, शायद प्रिया ने या किसी ने डाउट पूछा था कि सर राइट ऑफ रेम एंड और एक था, क्या था वो? राइट ऑफ रेम एंड एक और था, कोई टाइप करेगा? राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनेम, याद आया? अभिशंकर ने टाइप कर दिया, वेरी गुड। एक था REM, राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनेम। तो बच्चों मुझे ये बताओ, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट राइट इन रेम है या राइट इन पर्सोनेम है? तो आंसर है इट इज राइट इन पर्सोनेम। क्योंकि बच्चों अगर मैंने पिज्जा खाया, तो पिज्जा मैन को
सिर्फ मेरे खिलाफ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट मिलेगा पैसा क्लेम करने का, नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। कल को मैंने नहीं दिया तो ही विल क्लेम फ्रॉम राहुल सर, ऐसा है क्या? राहुल सर सीधा बोलेंगे तूने पिज्जा दिया ही नहीं तो मेरे पास काय को आया पैसा मांगने। तो बच्चों, पिज्जा मैन गेट्स राइट्स ओनली अगेंस्ट गिरीश, नॉट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। बरोबर है? इसका मतलब बच्चों, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पर्सोनेम या रेम। टाइप करो। सो यू गेट राइट ओनली अगेंस्ट द पर्सन, नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। बच्चों, जब आपको राइट मिलता है ना अगेंस्ट होल वर्ल्ड, हम उसे रेम कहते हैं, REM। एंड व्हेन यू गेट कॉन्ट्रेक्चुअल राइट अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन, वी से राइट इन पर्सोनेम। आप सबको समझ में आया बच्चों? एग्जाम 1 में शायद ये वर्ड था, एंड कुछ बच्चों ने मेरे से डाउट भी पूछा था। आई कुड रिमेम्बर दैट। ओके, तो बच्चों तीसरा लाइन में वापस एक बार पढ़ लेता हूं, देखो क्या लिखा है। Thirdly, it is right which is available, not against all the world, not against all the world, या जिसको हम कहते हैं नॉट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, but against particular person or persons only, so that in this respect it resembles contractual right. तो बच्चों, salient features में पॉइंट नंबर बी was absolutely clear to you। ए आपको नहीं समझा था, मैंने समझा दिया। सी भी मैंने क्लियर कर दिया। साइड में लिख के रखो, राइट इन पर्सोनेम। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाला है आपके लॉ के पेपर में ये। तो बच्चों, विद दिस आई हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ quasi contract. I have discussed some examples. I have discussed salient features also. Now, what are different types of quasi contracts? Total, we are going to study 5 types of quasi contracts. As you can see on the screen, 5 प्रकार के हम quasi contracts पढ़ने वाले हैं बच्चों। मैं सोच रहा हूं कि ये पांचों मैं थोड़ा फ्रेश माइंड में शुरू करूं। आई विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके, इफ यू डोंट माइंड। सो मैं आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूं। चलो 1 मिनट देता हूं, किसी को कोई डाउट पूछना है क्या अब तक के लेक्चर में? बच्चों, वी स्टार्टेड विथ यूनिट नंबर 6। यस, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन कि सर ये वर्ड नहीं समझा, ये वर्ड नहीं क्लियर हुआ? बच्चों देखो, ये अभी हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेज आपके लिए। जितना डाउट क्लियर रखेंगे ना उतना इजी हो जाएगा ये तो माइंड को वो एक छोटा सा डाउट है ना कंफ्यूज करता रहता है। चलो, नो डाउट, ठीक है बच्चों। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, लेट्स स्टॉप हियर।